आज़ादी के बाद आज तक इंदौर में इतनी ब्रिजेस नहीं बनी जितनी की अभी बन रही। 21 ब्रिजेस बन रही है। 21 ब्रिजेस इंदौर एक ही शहर में, मैं मतलब बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कोई इंडिया में ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे 21 ब्रिजेस एक साथ बन रही है। इसलिए आप मतलब फ्लाईओवर मैन इसलिए कहा जाता है आप। और रेल कनेक्टिविटी भी आने वाले समय में 2 साल में इंदौर से लगभग 100 ट्रेनें और गुजरेगी यहाँ से, क्योंकि नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस 200 किलोमीटर कम हो जाएगा। इंदौर का जो ग्रोथ रेट है, अगर किसी भी देश के शहर का आप देखेंगे तो 12% है। हमारे इंदौर का ग्रोथ रेट 14% है। पर हमारे इंदौर की पर कैपिटा इनकम 3.25 लाख है। तो हम लगभग सेंट्रल इंडिया में सबसे रिचेस्ट सिटी है जो पर कैपिटा इनकम है। तभी है कि एक ग्रोथ सिस्टम हुआ है। A very warm welcome to Intellectual Indians, India's Intellectual Interviews. I'm your host, Sankalp Maheshwari. And today we are going to have very special podcast. Special क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्नाइजेशन पर, आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट पर, आज हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है इंदौर। आज जो हम इंदौर देख रहे हैं, पिछले 4-5 सालों में जो इंदौर एक मॉडल बनकर बाहर उभरा है, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। उसके पीछे सालों साल का विजनरी प्लान है, एक विजनरी लीडरशिप है। और आज हमारे साथ जो विजनरी लीडर हैं वो हैं सांसद, लोकसभा सांसद श्री शंकर ललवानी जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस विजनरी लीडरशिप के लिए हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट पर। धन्यवाद। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक, मुंबई यूनिवर्सिटी से, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1980s में। उसके बाद सीधे आप इंदौर की जनता के पास आते हैं और पार्षद का चुनाव लड़ते हैं। डायरेक्ट इंजीनियरिंग से पॉलिटिक्स कैसे चूज किया आपने? मैंने बीटेक करने के बाद सर्विस करी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि सर्विस में मैं और मेरी परिवार को बेहतर रख सकता हूँ, लेकिन समाज को बेहतर करने के लिए कुछ अलग करना चाहिए। राइट। और चूंकि इस विचारधारा से जुड़े हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी संघ की विचार पृष्ठभूमि थी जी, तो मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी से एक्टिव रूप में काम करके हम समाज में और बेहतर क्या कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और वहीं से शुरुआत थी और मौका मिला पहली बार पार्षद बनने का, फिर दूसरी बार फिर पार्षद बनने का मौका मिला, तब जानकारी समिति के अध्यक्ष नगर निगम में। तो आप 3 बार मुझे लगता है पार्षद रहे। हाँ, एक बार हम विपक्ष में थे जी, तब कांग्रेस की परिषद थी। दूसरी बार जब मौका मिला तो जानकार समिति का अध्यक्ष बना था। और उस समय शहर के डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली थी हमको जी। और नगर निगम के इतिहास में पहला रेलवे ओवरब्रिज माणिकबाग ब्रिज बनाया था। वो एक हिस्टोरिकल था इंदौर के लिए जी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, शहर में हमारी सरकार थी बीजेपी की, नगर निगम जी, और हमें कोई सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियली। उसके बावजूद भी क्योंकि नीड थी तो हमने उसको बनाया और वो आज भी ब्रिज टेक्निकल रूप से और बाकी रूप से बहुत अच्छी थी माणिकबाग ब्रिज। तो वो शुरुआत थी, उस समय नए चौराहे डेवलप किए, गार्डन डेवलप किए, बॉन्ड की सड़क कंक्रीट की, एक जन भागीदारी का मॉडल भी हमने शुरू किया जी। और ये मॉडल में किस प्रकार हम लोगों के साथ मिलकर हम सड़कें बना सकते हैं वो उस समय हुआ। तो एक नया इकोसिस्टम डेवलप हुआ शहर के डेवलपमेंट का। राइट। एक और किस्सा भी आता है जो पलसीकर कॉलोनी से लेकर चौथराम तक जाते हैं और वो रेलवे की ज़मीन थी। उस टाइम पे आपका बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि सारे डिपार्टमेंट के साथ आपको कोऑर्डिनेट करके वो ब्रिज आपने तैयार करवाया था। देखिए, ये बात सही है कि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, और जो इश्यू थे खास करके रेलवे को लेकर, क्योंकि रेलवे ओवरब्रिज जब बनता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन रेलवे से भी करना पड़ता है। तो नगर निगम पार्ट पे तो हम अपने आप से ही लड़ रहे थे कि क्योंकि फाइनेंशियल साउंड नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया। दूसरा फिर रेलवे के भी इशू थे कि रेलवे की परमिशन, वहाँ पर जहाँ पर पिलर्स होने थे ब्रिज के वहाँ रेलवे की जमीन थी जी। तो बहुत सारे इशू थे, लेकिन लगातार उनसे बात करके, चूंकि टेक्निकल होने के कारण जो रेलवे के अधिकारी हैं उनसे मैंने डायरेक्ट बात की, खुद गया मिलने और उनको कन्विंस किया। वो कन्विंस हुए तो परमिशन मिल गई। इसलिए आपको टेक्नोक्रेट लीडर हमेशा बोला जाता है। ये कोशिश करता हूँ कि जो टेक्निकल नॉलेज है उसको लेकर क्या बेहतर हो सकता है वो करते।
पर आपने बहुत महत्वपूर्ण पद इंदौर शहर के लिए रहते हुए आपने पद संभाले हैं। इंदौर नगर निगम का अध्यक्ष रहना, उसके बाद 2 बार आप इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष और चेयरमैन रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं कि आज जो हम स्कीम नंबर 140 देखते हैं, या मैं केसर बाग ब्रिज की बात करूं, मैं मानिक बाग ब्रिज की बात करूं, या सुपर कॉरिडोर इंदौर, जो कि इंडिया में नहीं इवन वर्ल्ड फेमस हो चुका है अब, सुपर कॉरिडोर इंदौर, क्या उसकी रूपरेखा आपके द्वारा तैयार करी गई थी? उस समय शहर तेजी से बढ़ रहा था जी। और हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि शहर जो बढ़ रहा है उसको किस प्रकार संवारे, किस प्रकार आगे ले जाए। जी। तो जो जो आवश्यक था, खास करके सुपर कॉरिडोर हुआ, ब्रिजेस हुए, मास्टर प्लान की सड़कें हुई, रेसिडेंशियल में लोगों को फ्लैट बनाना हुए, कमर्शियल स्पेस हुआ, तो बहुत सारे हमने ऐसे प्रोजेक्ट किए जी। जो आज आइकॉन है हमारे प्रदेश में। बिल्कुल है। उसका ही परिणाम है कि उस समय लगातार मुझे लगता है 4 ब्रिज तो उस समय बने थे। राइट। और उसके बाद आनंद वन जहाँ पर 140 स्कीम है, वहाँ पर हम आपने देखा होगा मल्टी जहाँ पासपोर्ट ऑफिस है, तो वो आनंद वन भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट अलग है। बिल्कुल। तो कोशिश करें कि बेहतर करने के लिए इंदौर को, क्योंकि मतलब मैं इंदौर की जनता को यही बताना चाहता हूँ कि आज जो हम इंदौर देख रहे हैं उसकी नींव जो रखी गई थी, उसकी जो मेटिकुलस प्लानिंग थी, वो माननीय सांसद महोदय द्वारा पहले से ही प्लान थी। इंदौर में अगर मैं देखूं, एक कला का, एक संस्कृति का एक अलग ही विरासत लेते चलता है। इवन प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जब इंदौर प्रवास पर आए थे, प्रवासी भारतीय दिवस पर, उनका ये शब्द थे कि इंदौर एक शहर ही नहीं है, इंदौर एक दौर है जो कि अपनी विरासत को साथ में समेटे हुए चलता है। इसके लिए आपने बहुत अथक प्रयास भी किए हैं, इवन कल्चर को आपने सहेज के भी रखा है। लोक कला महोत्सव या लोक कला महाकुंभ की मैं बात करूं, उसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? जब मैं कॉलेज में था तब मैं ये देखता था कि सब जगह चर्चा होती थी कि हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। राइट। हम उनको दोषारोपण करते थे कि वेस्टर्न कल्चर हमारे यंगस्टर में आ रहा है। मैंने कहा क्यों ना हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो बहुत पुरानी है, पुरातन है और विविध है जी। तो क्यों ना हम हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, और उसी को ध्यान में रखते लोक संस्कृति मंच का गठन किया गया था। ओके। और लगातार पिछले 25 वर्षों से बहुत सारे कार्यक्रम हुए जी। उसमें जो आप बात कर रहे हैं, मालवा उत्सव जो देश का सबसे बड़ा लोक उत्सव है, राइट, जिसमें कि 22 स्टेट के लोक कलाकार आते हैं। बिल्कुल। तो कलाकारों का एक कुंभ लगता है, शिल्प मेला लगता है, 1000 से ज्यादा शिल्पी आते हैं। तो कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमने मांडे आप भी देखे होंगे, यहाँ पर भी चारों तरफ बने हुए हैं। तो एक कोशिश करते हैं कि हमारी संस्कृति और संस्कार को अगली पीढ़ी तक ले जाएं, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। वो बहुत सारे कार्यक्रम हुए, अमेरिका समारोह हुआ, नाटक हुआ, थिएटर हुआ, कला विधिका है, उसमें हमने काम किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात सही है कि इंदौर प्रवास में कहा था, इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है लेकिन अपनी विरासत को साथ में समेटे हुए। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए। बिल्कुल, मतलब ये इंदौर का एक एक्शन प्लान भी बताता है कि इंदौर सभी डिस्ट्रिक्ट से, इवन मुझे लगता है दूसरे स्टेट से अगर कंपैरिजन भी करें तो इंदौर एक नए दौर में ही है। बिल्कुल नए दौर में। पितृ पर्वत, उसकी नींव भी मुझे लगता है कि आपके द्वारा ही एक कल्चर को देखते हुए जो पूर्वज जो आपका समागम है, उसमें पितृ पर्वत का रूप क्या है और क्या सोच के साथ आपने इसको किया? एक वीरान पहाड़ी थी जी, और उस समय माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे जी। पर्यावरण को लेके हम काम कर रहे थे, तो उस समय एक विचार आया कि क्यों ना हम अपने पूर्वजों की याद में पौधे लगाएं। अच्छा, ओके। और उन पौधों के माध्यम से जनता भी जुड़ेगी और एक हरा भरा जो पहाड़ी हरी भरी होगी जी। तो शुरुआती दौर में हमने बहुत सारे प्रयास किए, हमने नॉमिनल उसमें चार्जेस भी रखा था। ओके। और वो चार्जेस इसलिए रखा था कि आप पौधा लगाएं अपने पितरों की याद में, हम उसको देख रेख करेंगे जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि हजारों पौधे अपने पितरों की याद में शहर की जनता ने लगाए और उसकी कुछ वर्षों तक हमने देख रेख की। आज वो वृक्ष रूप हो गए और पितृ पर उसका एक बड़ा स्वरूप हो गया और बाद में तो हनुमान जी की विशाल प्रतिमा लगी। तो एक धार्मिक स्थान भी, टूरिज्म का स्थान भी हो गया। जी जी जी। राजवाड़ा हमारे इंदौर में बहुत फेमस है, उसके कायाकल्प के लिए भी आपने अथक प्रयास किए। आज हम जो राजवाड़ा को देखते हैं उसमें क्या
अब अनुभूति होती है देख के कि जो पहले हम लोग देखते थे और अब उसके जो विकास हुआ है उसका, उसमें क्या अब पिछले कई वर्षों से राजवाड़ा का जो स्वरूप था उसमें सुधार की गुंजाइश थी जी। खासकर जो ऊपर की मंजिलें थी जी, वो यानी कहें कि एक प्रकार से एकदम डैमेज तो नहीं थी लेकिन टिल्ट जरूर हो गई थी, तो एक खतरा बना हुआ था कि हमारी इतनी पुरानी विरासत है जी। इसको सहेज के रखना चाहिए। तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमने एक प्रोजेक्ट लिया था और उस स्मार्ट सिटी में केंद्र सरकार का सहयोग रहा, राज्य सरकार का, नगर निगम जी। तीनों ने मिलकर किया और उसको हमने सहेजा। आज राजवाड़ा एक अच्छा दर्शनीय स्थान भी है, हमारा पुरातत्व का भी स्थान है और उसमें लाइट एंड साउंड शो चलता है। राइट। एक हमने वहाँ पर जो हमारी होलकर संस्कृति की जो सामग्री है वो भी एग्जीबिट की है। इसके आसपास का भी हमने डेवलपमेंट किया है। राइट। अगर आप देखेंगे तो बाल कृष्ण का मंदिर है, गोपाल मंदिर है, पीछे भी एक मंदिर है। तो इस पूरे क्षेत्र को एक रीस्टोर कहें हिस्टोरिकल वो करने का प्रयास किया। आज बहुत सारे लोग उसको देखने जाते हैं। बिल्कुल। तो ये तभी संभव हुआ कि उसको प्रयास करके, नहीं तो वो हो सकता था कि अगर उसको रीस्टोर नहीं करते तो आज राजवाड़ा बंद करना पड़ता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इवन ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट गेट है जो 7 मंजिलों का है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ अहिल्या की नगरी इंदौर, जो कि माँ अहिल्या सुशासन के नाम से जानी जाती है, उस भूमि पर, उस इंदौर से आपको सांसद का एक टिकट मिलता है 2019 में और एक विशाल जीत, लगभग 5 लाख वोटों से ज्यादा की जीत मिलती है। कैसा अनुभव था वो? क्योंकि पहली बार चुनाव लोकसभा का लड़े थे तो उस समय बिल्कुल नया अनुभव था जी। पर हमारे जो पार्टी के नेतृत्व है उन्होंने बहुत मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और सबसे ज़्यादा हमारे इंदौर की देवतुल्य जो जनता है उन्होंने साथ दिया मोदी जी का जी। और ये जीत मोदी जी की जीत है जी जी बिल्कुल। तो 17वीं लोकसभा में जब आप पहली बार कदम रखते हैं संसद भवन में, संसद मंदिर में, इवन वहां पर देखा गया जो वहां पे सांसद रहते हैं लगभग 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म से वहां पर हैं, आप पहली बार वहां जाते हैं, क्या जो 0 आर होता है या क्वेश्चन हार होते हैं जो वहां पर, या 377 होता है, उसमें कितना महत्व रहता है एक नए सांसद का प्रश्न रखना और अपने क्षेत्र के बारे में, विकास के बारे में बहुत ही बलपूर्वक चीजों को सामने रखना? देखिए, जनता ने हमें चुना है जी। अब हमारा दायित्व होता है कि जनता की बात को हम उचित प्लेटफॉर्म पर उठाएं जी। और मुझे लगता है संसद एक उचित प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी समस्या या जनता की समस्या या कुछ मुद्दे जो देश के सामने आना चाहिए वो रखने का। मैं एक नगर निगम परिषद के सभापति के रूप में काम किया, पार्षद के रूप में काम किया जी। वो एक छोटी संसद थी स्थानीय स्तर की। बिल्कुल। अब ये देश की एक बड़ी संसद है, एक बड़ा प्रजातंत्र का मंदिर है जिसमें पूरे देश का एक कैनवास दिखता है और उसमें अलग अलग विविधताएं दिखती है, देश में क्या चल रहा है। तो खास करके जो 0 आवर्स है उसमें हम हमारी बात उठाते हैं, हमारी कुछ मांग होती है वो उठाते हैं, या कुछ मुद्दे होते हैं, सुझाव होते हैं वो भी उठाते हैं। 377 भी है और उसके अलावा जो डिबेट होती है हम कोशिश करते हैं कि डिबेट में भी हिस्सा लें, पर चूंकि डिबेट का टाइम फिक्स रहता है और सांसदों को भी मौका सबको मिले तो हम प्रयास करते हैं उसमें हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर अलॉट करते टाइम, तो एक प्रकार से सीखने का एक मौका रहता है जी। देश को जानने का मौका रहता है, सरकार की नीतियों के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो एक प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और मुझे बहुत ही अच्छे अनुभव आए 17 लोकसभा में जी। बहुत पार्टिसिपेटिव माहौल रहता है। इवन मुझे लगता है इस बार जो हमारे माननीय स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो शायद मोटिवेट भी बहुत करते हैं नए सांसदों। उन्होंने नए सांसदों को भरपूर मौका दिया। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है जो हमारे सीनियर सांसद हैं जी, कि अभी तक के लोकसभा के इतिहास में सबसे ज्यादा नए सांसदों को मौका इस बार मिला। तो इवन उन्होंने महिला सांसदों को भी जो कभी बोली नहीं उनको भी बोलने का प्रोत्साहित किया कि आप बोलिए, अपनी बात रखिए। क्या तो एक अनुभव अलग ही था। मार्च 2020 में आपने संसद में भाषण दिया सिंधी भाषा में, और वो पहला भाषण था किसी भी सांसद द्वारा जो कि सिंधी भाषा में रखा गया। इवन आपने सिंधी यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात रखी थी, एक सिंधी महोत्सव होना चाहिए, झांकियाँ निकलनी चाहिए, सिंधी भाषा का न्यूज़ चैनल होना चाहिए, ये सब बातें आपने रखी थी। क्या फ़र्क उसका पड़ा कुछ, या फिर क्या होना चाहिए आगे इस विषय पर अगर देखा जाए? पूरे देश में सिंधी समाज का एकमात्र सांसद होने के नाते जब मैं पूरे देश में घूमता हूँ जी,
और इवन विदेश में भी जब जाता हूँ तो समाज की मांग रहती है और उनकी मोदी जी के प्रति आस्था भी है कि जो समाज की मांग है मोदी जी पूरी कर सकते हैं। जी जी। तो जो उन्होंने समय समय पर बात उठाते हैं, तब इन 5 सालों में एक बार मैंने समाज की बात, जो पूरे देश के समाज की बात है वो रखी जी। और जो जो डिमांड है वो रखी। उसमें मुझे लगता है कि सरकार आगे काम चल रही, खास करके संस्कृति और कल्चर को लेके। राइट। आने वाले समय में और जो बातें हैं वो हम सरकार के सामने रखेंगे, मौका मिला तो, और हम प्रयास करेंगे वो बातें सरकार बिल्कुल माने। आपका जो टर्म था 2019 से लेके अभी जो चल रहा है 24, बहुत ही मुझे लगता है कि टफ टाइम भी रहा है। एक हमने कोविड एरा देखा है कि 19 में अगर आप संसद में गए हैं तो 2020 मार्च के बाद से जो कोविड एरा चालू हुआ था, एक अलग दौर था। इंदौर ने भी ऐसा दौर देखा है, पर इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे दूसरी जगह काम रुक चुका था, डेवलपमेंट रुक गया था, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स कम हो गए थे। वहीं इंदौर दूसरी ओर रेलवे ब्रिजेस पे काम कर रहा था, फ्लाईओवर्स पे काम कर रहा था, जिसका श्रेय पूरा का पूरा आपको जाता है। और इवन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आपको कहते हैं कि आप फ्लाईओवर मैन हैं। जैसे गडकरी जी को कहा जाता है हाईवे मैन ऑफ इंडिया, आपको कहा जाता है फ्लाईओवर मैन। क्या आप बता पाएंगे कि कैसा टाइम था पहले तो कोविड वाला, आपकी दिनचर्या कैसी रहती थी, और उस टाइम पे ऐसे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना? बहुत ही विषम परिस्थितियां थी और हमारा शहर तो हॉट सिटी में था। बिल्कुल। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वो इस ओर उन्होंने कुछ काम किया नहीं था। मुझे ध्यान है जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबको कहा था कि आप अपने अपने शहरों में जाके जायजा लीजिए क्या स्थिति है। जब मैंने इंदौर में पहली बार मीटिंग बुलाई थी तो कुछ तैयारी नहीं थी, पर उसी समय हमने फिर तैयारी शुरू की और उसके बाद हमारी सरकार प्रदेश में बनी। हमने जो हॉट सीट थी उसमें जो जो हो सकता है, और लगातार मुझे लगता है उस समय 20 घंटे तक हम काम करते थे जी। और एक टीम वर्क के रूप में हमने काम किया और इंदौर को एक बेहतर स्थिति में ले आए। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर उस समय अगर इतना काम नहीं होता तो इंदौर में बहुत सारे मौतें होती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट की जो बात आपने कही, उसके साथ साथ हमने ये कहा कि विकास नहीं रुकना चाहिए जी। जो संभव है वो इस पीरियड में करना चाहिए और साइमल्टेनियसली शहर को कोविड से कंट्रोल करना, बाद में वैक्सीनेशन करना और फिर विकास की बातों को लेकर हम समय समय पर मीटिंगें लेना, उसको आगे बढ़ाना। ये कंटिन्यूस चलता रहा, तभी आज इंदौर में इतने सारे ब्रिज दिख रहे हैं। आज़ादी के बाद आज तक इंदौर में इतनी ब्रिजेस नहीं बनी जितनी की अभी बन रही। 21 ब्रिजेस बन रही है। 21 ब्रिजेस एक ही शहर में, मैं मतलब बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कोई इंडिया में ऐसा शहर नहीं है, संभवतः मुझे जानकारी नहीं है जहाँ पे 21 ब्रिजेस एक साथ बन रही है। इसलिए आप मतलब फ्लाईओवर मैन इसलिए कहा जाता है आपको। क्या लोग ये जानते हैं कि कोविड के टाइम पे जब आप सुबह 7-8 बजे घर से निकलते थे और रात के 8-9 बजे तक पूरा 12-15 घंटे की तैयारी के बाद हॉस्पिटल जाते थे, हॉस्पिटल में आपके निकटतम आपके परिवार के जन आईसीयू में थे और आईसीयू के बाहर एक छोटा सा ओपन स्पेस थे, वहाँ पर आप रात गुजारते थे। ये एक जनता के लिए तो प्यार प्लस परिवार को भी संभालना, उसमें अपने निकटतम अपने परिवारजन को खोया भी है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? ये बस यही है कि कोविड में पत्नी आईसीयू में थी जी और कैंसर से पीड़ित थी और लंबे समय तक आईसीयू में थी जी। और उस समय क्रिटिकल भी थी, ये बात सही है। एक तरफ शहर भी क्रिटिकल रूप में था, हॉट सीट थी, शहर को भी संभालना और पत्नी को भी, परिवार को भी संभालना, ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। और मुझे लगता है कि उस समय भगवान ने परीक्षा ली जी। पर मैंने दिन भर में शहर में रहता था और शहर में किस प्रकार से कोविड से लड़ा जाए उसकी तैयारी करते थे। रात को मैं हॉस्पिटल में रहता था और वहीं से फिर पूरा एक छोटा जगह ले ली थी क्योंकि कोविड का समय था जी। हॉस्पिटल में स्पेस भी था जी। तो एक छोटी सी जगह पे ही रात को वहाँ रहता था और वहीं से फिर क्योंकि कोविड के समय रात को भी बहुत सारे पेशेंट हो, एडमिशन हो, ट्रांसपोर्टेशन की थी, एम्बुलेंस की थी, खाना पहुँचाने की व्यवस्था थी, वो फिर वहीं से होता था जी। तो एक टीम वर्क के रूप में हमने काम किया। पर ये बात सही है कि उसमें भगवान ने बहुत कठिन परीक्षा ली और उस परीक्षा से हम आगे निकले। बिल्कुल। भारत के जितने भी सांसद हैं उसमें से आप अकेले सांसद हैं जिसको निडर सांसद कहा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर और एक साउथ गुजरात की यूनिवर्सिटी, उन्होंने आपको इस बात से नवाजा भी, आपको अवार्ड भी दिया है। क्या
आपको ऐसा लगता है कि ये अवार्ड्स इतने मैटर करते हैं और काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, पर एक मुझे लगता है लोगों के लिए मोटिवेशन भी है, सभी जो लोग फील्ड में हैं, जो भी लीडर्स फील्ड में हैं, उनके लिए ये मोटिवेशन काम तो करेगा ही। जो हमारी नई पीढ़ी अब आ रही है, जो लीडरशिप को ज्वाइन करना चाहती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम को देखना चाहती है, उसको सीखने की ज़रूरत तो है इन अवार्ड से। देखिए, अगर मैं बात करूं कि उस समय हमको एक ही जुनून था कि हम किस प्रकार लोगों की जान बचाएं जी। और जो परेशान हैं उनको किस प्रकार की मदद पहुंचा सकते हैं। तो इसमें हम दिन रात लगे थे और एक जुनून था काम का, मानवता के नाते था, कोई राजनेता के रूप में नहीं, मानवता के नाते हम कितनी मदद कर सकते हैं। जी जी। क्योंकि ये कभी ऐसा अनुभव पहला कभी आया नहीं और हमको लगा जीवन में फिर ऐसा कब अनुभव आएगा नहीं। तो हम जितनी लोगों की मदद कर सकते हैं, जितनी भी, यहाँ नहीं, विदेश में भी, देश में भी, देश के दूर दराज के लोग जहाँ फंसे हुए थे उनके रिश्तेदार यहाँ थे, कुछ लोग विदेश में थे, उनको लाने का प्रयास किया, विदेश में जो रहते थे उनके परिवार के लोग यहाँ थे। तो एक मुझे लगता है इंटरनेशनल कनेक्शन था, नेशनल कनेक्शन था। यहाँ से प्रवासी मजदूर जब निकलते थे उनकी व्यवस्था करना, बहुत सारे एक ही साथ बहुत सारे फ्रंट खुले हुए थे। राइट। तो हमने ये प्रयास किया कि मानवता के आगे हम जितना कर सकते हैं, जितनी सामर्थ्य था उस सामर्थ्य से ज़्यादा हमने, मुझे ध्यान नहीं कब निकलते थे, कब नहाते थे, कब खाते थे, मुझे तो याद भी नहीं है। और इतना ज़रूर है कि मोबाइल इतने बचते थे कि मेरे मोबाइल की बैटरी इतनी गर्म हो जाती थी कि हमें उसको ठंडा करने के लिए कूलर में रखना पड़ता था, नहीं तो बस्ट नहीं हो जाए, ये एक डर बना रहता था। क्योंकि हमने एक ऐसी मोबाइल नंबर जो पब्लिक में था उसको कॉल सेंटर में कन्वर्ट किया था। जी जी, ये पता भी, मतलब 20 साल पुराना आपका नंबर हेल्पलाइन नंबर में कन्वर्ट हो गया था। नंबर में, तो उसमें लगातार फोन आ रहे थे, अगर मेरे फोन चल रहा है तो वो ट्रांसफर हो जाता था। ओके। हमारा प्रयास था कि सब कोशिश करें, जो परेशान है उनको अटेंड करें और क्या रिलीफ मिल सकता है, कौन से हॉस्पिटल में कौन सा बेड है, आईसीयू का बेड है, नॉर्मल बेड है, अगर कहीं भोजन पहुंचाना है, कहीं राशन पहुंचाना है, कहीं एम्बुलेंस पहुंचाना है, कहीं शववाहन पहुंचाना है, ये सब व्यवस्था पूरा कोऑर्डिनेशन। तो हमने सेवा के रूप में काम किया। मुझे ये नहीं ध्यान था कि कोई यूनिवर्सिटी ऑब्जर्व कर रही कि इस पैनल में कौन सांसद या कौन जनप्रतिनिधि काम कर रहा है, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया। और नहीं, इंदौर के लिए गर्व की बात है ये। धन्यवाद। ये बात सही है कि दोनों IIM ने और साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी ने उसको रिकॉग्नाइज किया और बताया कि इस कोविड काल में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने वालों में से इंदौर है। बिल्कुल। अगर अब देखा जाए, अब इंदौर की बात अगर करी जाए, केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में हमें इंदौर को मिले हैं, आपके अथक प्रयासों से। ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी की बात करूं अगर मैं, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और फ्लाइट कनेक्टिविटी, लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास इसमें आवंटित हुए हैं। क्या इंदौर आज जो दिख रहा है, 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या स्वरूप हो जाएगा इंदौर का कनेक्टिविटी में? कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए हमने प्लान बनाया था, क्योंकि मैंने ये स्टडी की थी, किसी भी शहर जो आगे बढ़ते हैं उसमें सबसे बड़ी जो पैरामीटर था वो कनेक्टिविटी करता है। क्योंकि लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी तो ज़्यादा आना जाना होगा। तो हमने रोड को नेटवर्क को लेकर देश के हर कोने में, इंदौर से आप 10 घंटे में पहुंच सकते हैं, 12 घंटे में पहुंच सकते हैं, जबकि अभी 20 से 22 घंटे लगते हैं। हैदराबाद हुआ, बेंगलोर हुआ, दिल्ली की तरफ, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो, लगभग 2 साल में एक प्रोजेक्ट सब पूरे हो जाएंगे। क्या बात। तो और रेल कनेक्टिविटी भी आने वाले समय में 2 साल में इंदौर से लगभग 100 ट्रेनें और गुजरेगी यहाँ से, क्योंकि नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस 200 किलोमीटर कम हो जाएगा। एयरपोर्ट को हमने अपग्रेड किया, एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू की, इंटरनेशनल कार्गो शुरू किया। तो ये तीनों कनेक्टिविटी जब शुरू हुई तो हमारा शहर लगभग मध्य में होने के कारण और एक आबोहवा अच्छी होने के कारण, इंदौर के लोग बहुत अच्छे हैं, जिनके कारण यहाँ पर लॉजिस्टिक का एक बड़ा हब बनने जा रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम कहें कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियां इंदौर आ रही है। और उसी का परिणाम है कि इंदौर का जो ग्रोथ रेट है, अगर किसी भी देश के शहर का आप देखेंगे तो 12% है, हमारे इंदौर का ग्रोथ रेट 14% है। और जिस प्रकार जीडीपी बढ़ी है, 2.5 लाख करोड़ जीडीपी है, और जो हमने टारगेट किया है, जिस प्रकार से हम प्लानिंग कर रहे हैं इंदौर की, 5 लाख करोड़ की जीडीपी इंदौर की अगले 5 साल में होने वाली है। अभी हमारा जो एक्सपोर्ट है इंदौर से, 140 कंपनियों एक्सपोर्ट करती है इंदौर से, वो पहुंच गया 25,000 करोड़ का। और हमने टारगेट लिया है कि आने वाले समय में 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इंदौर से होगा।
और आईटी के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो 27% आईटी का एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़ा है। तो एक इकोसिस्टम डेवलप किया है। जी। और मुझे लगता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहा है कि आने वाले तीसरे टर्म में देश की जो इकोनॉमी होगी वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। और मुझे लगता है उसमें हमारे इंदौर का भी योगदान रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। क्योंकि अभी आईटी पार्क की बात सुनी थी जिसमें 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ एक नया आईटी पार्क बन रहा है। इवन स्टार्टअप पॉलिसीज की बात करूं मैं, स्टार्टअप में हमारा जो इकोसिस्टम है दैट इज द फ्रेंडलीएस्ट इकोसिस्टम इन इंडिया। तो मुझे लगता है बाहर के लोग बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज सीख कर रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं। इवन आपकी विजिट दुबई भी रही थी? मेरी दुबई गई थी और मैंने यहाँ से स्टार्टअप के जो हमारे युवा साथी हैं उनको दुबई में स्थित दिलाया था एक्सपो में, और उस अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उनको ऑर्डर मिले। तो ये एक अच्छा इकोसिस्टम इंदौर में डेवलप हुआ है स्टार्टअप को लेकर। 2021 में संसद के भाषण में आपने जो जो बातें कही, जो जो मांग उठाई, 99.9% पूरी हो गई। कैसे? मतलब अगर मैं इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की बात करूं, हब की बात करूं, वो आपने उठाया था मुद्दा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं, वो आपने मुद्दा उठाया। आप क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल होना चाहिए, वो मुद्दा आपने उठाया। जितने भी चीज़ें आप इंदौर की समझते हैं, जानते हैं, और आप संसद में जब बात रखते हैं एक नए सांसद के रूप में, वो 99.9% बात सच होती है। कैसे? मतलब क्या आपका इकोसिस्टम वहाँ पर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है? जितने वहाँ पर मिनिस्टर्स हैं वहाँ पर आपके ऊपर विश्वास है? क्या है वहाँ पर आपका? देखिए, मैं हमेशा जब भी मंत्रियों से मिलता हूँ, सरकार के अधिकारियों से मिलता हूँ, तो इंदौर में हम बेहतर क्या कर सकते हैं जी। और जो भी मैंने मांग की वो इंदौर की मांगे थी, जो एक शहर आगे बढ़ रहा है उसको लेके मांगी थी। और हमारी सरकार हमेशा शहर के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमेशा सकारात्मक रूप देती है और जो पॉसिबल हो सकता है वो पूरी मदद भी करती है। तो एक होमवर्क करके जाता हूँ, खास करके जब अधिकारियों से मिलता हूँ तो उनको हमारी नीड बताता हूँ और क्या बेहतर हो सकता है इंदौर के लिए और क्या कैसे मदद हो सकती है, उसको लेके जब हम नीचे बात करते हैं तो बहुत सारी बातें ध्यान में आती है कि हम इस प्रकार जो हमारी डिमांड है उसको पूरी कर सकते हैं। फिर मंत्रियों से जब मिलता हूँ, ये भी मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का मौका मिला और हमने जो बातें रखी उसमें से बातें पूरी हुई। तो ये सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट की सरकार है और उनका मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो हम प्रयास करते हैं कि इंदौर के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है और उसको लगातार जब होमवर्क करके नीचे से लेकर ऊपर तक जाते हैं तो मोदी सरकार है। बिल्कुल, बहुत सारे हमें इंदौर को उपलब्धियां मिली है और इंदौर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और मैं तो कहता हूँ इंदौर उम्मीदों का शहर है। उम्मीदों का शहर है, बिल्कुल। और आपने बोला जैसे सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास, मतलब सबका प्रयास और सबका प्रयास और अथक प्रयास। ये अगर जैसे आप पॉइंट्स रखते हैं संसद में, उसके पीछे रिसर्च बहुत होती होगी। मतलब मुझे लगता है अगर हम 5 मिनट अगर हमको समय मिला है बात करने का, उस 5 मिनट के लिए मुझे लगता है कि महीनों की रिसर्च होती है। आपकी टीम है जो रिसर्च करती है या आप कितना इन्वॉल्व रहते हैं इस रिसर्च फैक्टर में? देखो, इंदौर में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं, जब मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे बात करनी है तो जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे बात करता हूँ और मैं भी खुद रिसर्च करता हूँ। एक्सपर्ट लोगों से बात करके जो कंक्लूजन होता है फिर वो हम रखते हैं। तो एक अच्छा इंदौर में इकोसिस्टम डेवलप है, लोग अच्छे हैं इंदौर के। जब भी मैं उनसे किसी भी सब्जेक्ट पे बात करता हूँ तो तुरंत वो फीडबैक 1 या 2 दिन में देते हैं। फिर मैं भी उसको स्टडी करता हूँ। तो अच्छे लोगों के साथ होने के कारण इंदौर आगे बढ़ रहा है तेजी से। इसलिए इंदौर अगर मैं देखा जाए तो इंदौर नंबर 1 स्वच्छता में तो है ही। इवन आयुष्मान कार्ड में नंबर 1 है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में नंबर 1 है, स्मार्ट सिटी में नंबर 1 है, स्मार्ट सिटी में नंबर 1 है, मातृत्व में नंबर 1 है। मतलब बहुत क्षेत्र में, इवन अमृत सरोवर में हमने 101 अमृत सरोवर बनाए। बहुत सारी योजनाओं में हम बहुत आगे हैं। ये इंदौर के लोगों का माननीय मोदी जी पे विश्वास है और मोदी जी जो आह्वान करते हैं इंदौर के लोग उसके साथ चलते हैं। एक प्रिवेंटिव केयर करके एक रिसर्च, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का हमने एक रिसर्च किया। मुझे लगता है जो हमें जानकारी है दुनिया में सबसे बड़ा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक किसी सिटी में ये अभियान चला है। और 2 लाख लोगों का हमने मेडिकल चेकअप कराया और 20 लाख टेस्ट हमारे पास का रिकॉर्ड है। ये बात सही है कि जो अपने आप को फिट समझते हैं उसमें 48% की कोई ना कोई रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। उसको लेके हमें चिंतित थी और हमने ये बात सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन में और
इवन इकोनॉमिक रूप से जो अलग अलग है, वीकर सेक्शन है, पुअर हैं या जो वेल टू डू हैं, सबकी अलग अलग की थी जी। तो रिसर्च में जो परिणाम आए वो थोड़े चिंताजनक जरूर थे। ओके। पर हमने ये देखा कि इन सब बातों को ध्यान में रखते एक बात सामने आई कि अगर हम हमारे लाइफस्टाइल को ठीक रखते हैं जी। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के माध्यम से हम बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। अदरवाइज बाद में जब एज बढ़ती है तो ये बीमारियां भी बढ़ती है। तो हमने इसको लेके जब जनजागरण किया तो अभी बहुत सारे जो सोसाइटी हैं उन्होंने उसको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेकर अपनी लाइफस्टाइल कैसे बेहतर हो उसको लेके एक वेलनेस सेंटर खोले। ओके। और ये एक बहुत ज़रूरी भी है कि प्रिवेंटिव होना चाहिए। बीमार होने के बाद तो डॉक्टर पे जाने के बजाय हम बीमार ना हो उसको हम देख के कर रहे हैं। और उसको केंद्र सरकार माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी इंदौर आए थे, उन्होंने रिपोर्ट देखी सहारा। अब सरकार भी एक इंदौर में मॉडल ला रही है कि हम क्यों ना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सबका चेकअप करें ताकि लोग बीमारी नहीं हो। मतलब इंदौर हमेशा एक पहल करता है और बिल्कुल मतलब और इंदौर ने अब ऐसी नींव रखी है कि पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में मेरे को लगता है पहली ये। हाँ, हमें अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलाया है लेक्चर के लिए। ओह ग्रेट। हम पॉसिबल है कि उसको जाएंगे अगर सरकार परमिशन देगी तो। बहुत बढ़िया। तो इंदौर की अगर मैं बात करूं पिछले 5 सालों का अगर रिपोर्ट कार्ड देखूं इंदौर का, कितना कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स रिटर्न में, रेवेन्यू में इवन हमने जोड़ा है, या अगर मैं बात करूं जीएसटी में हमने क्या फ़ायदा दिलाया है, या अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम इंदौर के कारण बड़ी है देश की। जो हमने सोर्सेस से एनालिसिस किया था उसमें हमारी जीएसटी लगभग डबल हुई है। ओके। इनकम टैक्स के जो पेयर्स हैं वो लगभग डबल हुए हैं। प्रॉपर्टी जो है इन 5 साल में डबल परचेस की गई है। तो ओवरऑल जो इंदौर में हम के ग्रोथ है वो बेहतर है पिछले 5 वर्षों में। इवन अगर मैं बात कहूँ कि पर कैपिटा इनकम की बात करूँ तो पूरे प्रदेश में लगभग 2.25 लाख के आसपास पर कैपिटा इनकम है, पर हमारी इंदौर की पर कैपिटा इनकम 2.3 लाख है। तो हम लगभग सेंट्रल इंडिया में सबसे रिचेस्ट सिटी है जो पर कैपिटा इनकम है। ये तभी है कि ग्रोथ सिस्टम हुआ है, इंदौर डेवलपमेंट हुआ है और आर्थिक रूप से भी हम आगे बढ़े हैं, सांस्कृतिक रूप से भी आगे बढ़े हैं और धार्मिक नगरी तो ही थी हमारी। बिल्कुल है। एक चीज़ मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहता हूँ, 5 साल के कार्यकाल में आपने जितने काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लूँ, मॉडर्नाइजेशन देख लूँ, विजनरी लीडरशिप देख लूँ, ये 5 सालों में आपने कर लिए, जो कि दूसरे सांसद अगर मैं कंपैरिजन भी करूँ तो शायद 2 टर्म या 3 टर्म्स में करते हैं। अब आगे क्या स्टेप है? अगर आगे 5 साल की रणनीति क्या रहेगी, आगे 10 साल की रणनीति क्या रहेगी इंदौर के डेवलपमेंट को लेकर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है कि ये अमृतकाल है जी, अमृतकाल में हमको देश को विश्व में आगे ले जाना है, आर्थिक रूप से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो इंदौर भी उसके साथ कदम से कदम मिला है और मुझे लगता है कदम एक आगे बढ़े, इंदौर तेजी से आगे बढ़े, उसको लेके जो जो आवश्यक है और खास करके कुछ इंदौर के जो पर्टिकुलर इशू हैं, जो प्रॉब्लम है, खास करके ट्रैफिक और आने वाले समय में पानी की समस्या हो सकती है जी, उसको लेके हम काम कर रहे हैं ताकि बाकी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। आने वाले समय में जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बेहतर करेंगे और भी जो डेवलपमेंट के लिए रहेगा, जैसे आउटर रिंग रोड है, या नया दुनिया देश का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट आउटर रिंग रोड बन रहा है। तो शहर का जो डेवलपमेंट है प्लान में कैसे करें, आने वाले 50 साल में शहर कहाँ जाएगा, हम उसकी प्लानिंग लेके चल रहे हैं। तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ाएं उसको लेके तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है जब इंदौर के लोगों का साथ रहेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व रहेगा तो हम इंदौर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको विजनरी लीडर बोला जाता है और आपको नेक्स्ट गडकरी भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय निकाला इतने कीमती टाइम पर, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। धन्यवाद।